नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हब पे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 17 तारीख को जो एग्जाम होने वाला है हिंदी का, उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं हिंदी का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारा क्वेश्चन इसमें हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो मैं ये 100% गारंटी और 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप हिंदी के एग्जाम में 100% पास होने वाले हैं और अच्छे नंबर से पास होने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरू करते हैं। एंड इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 50 या 55 ऐसे ही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है 14 अप्रैल 1891 को। दूसरा क्वेश्चन है, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वो दलित परिवार में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, 20 के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है? क्योंकि 20 के दांत आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी के बुक में। जिसका जो कहानीकार है वो नलिन बिलोचन शर्मा है। ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, 20 के दांत कैसी कहानी है? जो 20 का दांत है ये पूछा गया है कि किस तरह का कहानी, सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है या मनोवैज्ञानिक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक। ठीक है। पांचवा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय है बिहार में स्थित। छठा क्वेश्चन है, सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की? सर विलियम जोन ने भारत की यात्रा कब की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1783 ईस्वी। 1783 ईस्वी। छठा क्वेश्चन है हमारा, महाभारत क्या है? महाभारत एक उपन्यास है या कहानी है या शास्त्र है या पुराण है? तो महाभारत पुराण है। आठवां क्वेश्चन है, देवताओं का राजा से किसे संबोधित किया जाता है? किन्हें संबोधित किया जाता है? पहला महादेव, विष्णु, तीसरा इंद्र, चौथा ब्रह्मा। तो जो महादेवताओं का राजा जो बताया जाता है, जो मतलब आप लोगों ने वीडियो वगैरह में भी देखा होगा, महाभारत में भी देखा होगा कि स्वर्ग का राजा मतलब देवताओं का राजा, देवताओं का राजा इंद्र को कहा जाता है। नौवां क्वेश्चन है, कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो वो है बंदरिया। बंदरिया जो है मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती, मनुष्य के आदर्श नहीं बन सकती है बंदरिया। 10वां क्वेश्चन है, किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते थे? वो है, इसका आंसर होगा गौड़ देश के लोग। 11वां क्वेश्चन है, कौन छोटे नखों को पसंद करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणात्य। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो देवनागरी लिपि। मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? वो भी देवनागरी लिपि है। 14 नंबर क्वेश्चन है, मौत का नगर किस लेखक की कहानी संग्रह है? किस लेखक की कहानी संग्रह है? वो है अमरकांत का। 15वां क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? वो है रामविलास शर्मा। दोस्तों मैं इस वीडियो में थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप करने हैं। तो अगर फास्ट नहीं चलूंगा तो बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अभी 15 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया कि परंपरा के मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जित जित मैं निर्खत हूँ किस विधा की रचना है? किस विधा की रचना है? ये साक्षात्कार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साक्षात्कार विधा की रचना है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि दिल्ली में हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल किनका था? तो दिल्ली में जो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक स्कूल है वो है निर्मला जी का। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक पतंग अनंत में किनकी रचना है? वो है अशोक वाजपेयी की रचना। 19 नंबर क्वेश्चन है, पेड़ पर कमरा किनकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल की। 20 नंबर क्वेश्चन है, नौकर की कमीज किस विधा की रचना है? वो है उपन्यास। मतलब नौकर की कमीज जो है किस विधा की रचना है? उपन्यास की रचना है। 21 नंबर क्वेश्चन है, बालाजी मंदिर काशी में किस घाटी पर अवस्थित है? वो है पंचगंगा घाट पे स्थित। बिस्मिल्लाह खां को किस चीज का बुखार था? शहनाई बजाने का। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिस्मिल्लाह का शहनाई वादक थे, जिसके लिए बहुत ही फेमस हुए। 23 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? वो है रविंद्रनाथ ठाकुर। ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म स्थान कहाँ है? पोरबंदर। महात्मा गांधी की रचना कौन सी है? शिक्षा और संस्कृति। 26 नंबर क्वेश्चन है यानी 26 नंबर क्वेश्चन है, दस्तकारी का अर्थ क्या है? वो है हस्त कौशल।
27 नंबर क्वेश्चन है, अमल का अर्थ है, अमल का अर्थ क्या होता है? व्यवहार। अमल का मतलब होता है व्यवहार। 28 नंबर क्वेश्चन है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो रचना है वो है महात्मा गांधी की। 29 नंबर क्वेश्चन है, रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि किन्हें माना जाता है? वो है घनानंद को। घनानंद को रीति मुक्त काव्य धारा के सिरमौर कवि माना जाता है। ठीक है, डन है। अब 30 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, डफाली का अर्थ क्या है? डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। ऐसा नहीं कि गाने वाला, भाषाविद, नर्तक, ये सब नहीं होगा। ध्यान देना कि डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। 31 नंबर क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी किसे कहा है? वह है भारत माता को। 32 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की थी? तो बीए ऑनर्स उन्होंने किया था, रामधारी सिंह दिनकर ने, जो कि बहुत बड़े कवि हुए थे। उनकी जो पढ़ाई की थी उन्होंने, बीए ऑनर्स उन्होंने कंप्लीट किया। 33 नंबर क्वेश्चन है, चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? काव्य की रचना। 34 नंबर क्वेश्चन है, कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? बूढ़ा चौकीदार वृक्ष को कहा है। कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है? वृक्ष को। 35 नंबर क्वेश्चन है, झगड़ा फसाद कौन सा समाज? द्वंद समाज, जैसे भाई बहन हो गया या ऊंच नीच हो गया, तो जिसमें बीच में डैश होता है ना, वो द्वंद समाज कहलाता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गलत पत्ते की चिट्ठी किनकी रचना है? तो वह अनामिका की रचना है। ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन है, लौट कर आऊंगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतर किन किए हैं, मतलब किन्होंने किया है? लौट कर आऊंगा फिर जो एक कविता है, उसका जो हिंदी में रूपांतर है किन्होंने किया है, वो है प्रयाग शुक्ल। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा प्रयाग शुक्ल। 38 नंबर क्वेश्चन है, प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? दास को। प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है? वह दास को। 39 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगामा कहानीकार का कहानी का कहानीकार कौन है? वो है सरी निवास। ठीक है। ढहते विश्वास कहानीकार का कहानीकार कौन है? ढहते विश्वास कहानी का कहानीकार कौन है? वह सात कौड़ी होता। कहानीकार कौन है? सात कौड़ी होता। माँ कहानी का कहानीकार कौन है? ईश्वर पेटलीकर। 42 नंबर क्वेश्चन है, नगर कहानी का कहानीकार कौन है? का करेक्ट आंसर हो जाएगा सुजाता। सुजाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है? वो है नारी की प्रधानता। यानी धरती कब तक घूमेगी, ये जो कहानी है इसमें नारी की प्रधानता दी गई। 44 नंबर क्वेश्चन है, जिस वर्ण के उच्चारण में थोड़ा शर्म लगाना पड़ता है और जिसे हकार की ध्वनि नहीं निकलती है, उसे क्या कहा जाता है? अल्पप्राण। उसे क्या कहा जाता है? अल्पप्राण। ठीक है। 45 नंबर क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? संज्ञा। ये तो मतलब बचपन में भी हम लोगों ने पढ़ा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, भाव के बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है 46 नंबर क्वेश्चन है, शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या एक व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? मतलब एक व्यक्ति का बोल रहा है, एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध हो उसे बोला जाता है एक वचन। ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन है, होली आ गई रेखांकित शब्द का लिंग बताइए। मतलब होली आ गई, गई का मतलब स्त्रीलिंग, तो ये कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा, जाहिर सी बात है। 48 नंबर क्वेश्चन है, वहां कौन गया है, यहाँ रेखांकित शब्द का प्रकार क्या है? वहां कौन गया है, तो ये जो वाक्य बनाया गया है, ये जो शब्द है ये किस प्रकार का है? पुरुषवाचक है, प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निश्चयवाचक है। जाहिर सी बात है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ये प्रश्नवाचक होगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वहां कौन गया है। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैं पढ़ लिया करता हूँ। ये राइट आंसर इसका हो जाएगा, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग। 50 नंबर क्वेश्चन है कि राम द्वारा आम खाया जाता है, ये कौन सा वाच्य है? तो कर्मवाच्य। राम द्वारा आम खाया जाता है, राम आम खाता है वो हो गया कर्तृवाच्य, बट राम द्वारा आम खाया जाता है ये होगा कर्मवाच्य। 51 नंबर क्वेश्चन है, वह आए तो मैं आऊं, कौन सा भविष्य काल?
वह आए तो मैं आऊं, ये जो होगा हेतु हेतु मद भविष्य काल। ठीक है, तो ये सारा चीज थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि थोड़ा सा मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो कि घुमाने वाला रहता है इजी है बट थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो 52 नंबर क्वेश्चन है, राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह लगे? तो कर्ता और कर्म, यानी कि कर्ता ने यानी कि राम ने, कर्म को रावण को, जो चिन्ह होता है, को जो होता है, ये को होता है कर्म का चिन्ह। ठीक है, अब चलते हैं 53 नंबर क्वेश्चन पे, काश आज वर्षा होती। काश कौन सा निपात है? ये विस्मयादि बोधक है, मतलब ये आशा लगा रहा है कि काश आज वर्षा होती, जिसमें होप हो, आशा हो, वो विस्मयादि बोधक निपात होता है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या है? विद्या जोड़ अर्थी, विद्या जोड़ अर्थी, ये होता है विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछने जाने वाला है जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है 1 नंबर का। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, रेल यात्रा में कौन सा समास है? रेल यात्रा में कौन सा समास है? तो रेल यात्रा में तत्पुरुष समास। समास आप लोगों ने पढ़ा होगा, थोड़ा डिटेल में हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि अभी थोड़ा टाइम भी कम है और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप कर रहे हैं, आप लोगों ने सारा पढ़ा होगा। तो ये जो है तत्पुरुष समास। 56 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, महादेव का पर्याय क्या है? महादेव का पर्याय है त्रिनेत्र। विप्र हो गया, त्रिनेत्र हो गया, विद्युत हो गया, बिल्लु हो गया, इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिनेत्र। महादेव को त्रिनेत्र भी कहा जाता है। ठीक है, पर्याय का मतलब हो गया उसका संबद्ध, मतलब समान अर्थ वाला। कौन सा आंसर हो गया पर्याय वाला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिनेत्र। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, नरक का विलोम शब्द क्या है? वो है अंधकार। नरक का विलोम शब्द है अंधकार। नरक का विलोम शब्द है, नहीं यहाँ पे ये गलत आंसर टाइप हो गया है। तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर होगा, नरक का विलोम शब्द होगा स्वर्ग। स्वर्ग नरक आप लोग को पता होगा कि नरक का विलोम शब्द जो है वो है स्वर्ग। यहाँ पे गलत आंसर टाइप हो गया है। ठीक है, इसको थोड़ा सुधार देना होगा। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, करोड़ का श्रुति समभिनार्थक, यानी श्रुति समभिनार्थक शब्द क्या होता है? करोड़ का श्रुति समभिनार्थक शब्द ये है करोड़। ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन है, बरखास्त में कौन सा उपसर्ग ऐड किया गया? कौन सा उपसर्ग है? वो है बर। बरखास्त में कौन सा उपसर्ग है? तो बर अलग हो जाएगा, खास या उपसर्ग का मतलब होता है जो शब्द के पहले जुड़ता है, प्रत्यय का अर्थ होता है जो शब्द के बाद जुड़ता है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? वो है बर। 60 नंबर क्वेश्चन है, तीरंदाज में कौन सा प्रत्यय? तीरंदाज, अभी बताया था ना मैंने कि प्रत्यय बाद में ऐड होता है, उपसर्ग पहले ऐड होता है। तो प्रत्यय का मतलब हो गया लास्ट में ऐड होने वाला, यानी तीर जोड़ अंदाज। तीर जोड़ अंदाज, तो अंदाज जो है वो लास्ट में आता है, यानी कि वो हो गया हमारा प्रत्यय। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो गया प्रत्यय। अब चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे, लेकिन नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द को चुनना है कि आशीष जो है कौन सा सही से लिखा हुआ। तो ये जो है ये आशीष, इसमें तालव्य स लगा हुआ है, ये देखो तालव्य स है, और खास करके यहाँ पे दीर्घ ही होगा, हर से ही नहीं होगा। हर से ही होता है इधर से, हर से इधर से होता है और दीर्घ ही इधर से होता है, राइट साइड। तो ये राइट साइड से है, तालव्य स और मूर्धन स, ये दोनों स इसमें ऐड। ठीक है, 62 नंबर क्वेश्चन है, नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? वो है अयोध्या। अयोध्या, अयोध्या मतलब अयोध्या नहीं लिखाता है, अयोध्या लिखाता है, लेकिन दोनों सेम दे दिया यहाँ पे अयोध्या का, लेकिन ये सी नंबर जो क्वेश्चन होगा ये सही होगा। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन तत्सम शब्द है? वो होगा सर्प। तत्सम शब्द है वो होगा सर्प। ठीक है, 64 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन तद्भव शब्द है? वह है उल्लू। करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है, बैठकर पढ़ो, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताओ। तो ये अर्थ की दृष्टि से वाक्य का जो प्रकार होगा वो हो गया आज्ञावाचक। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन है, जो जानने की इच्छा रखता हो, निम्नांकित में कौन एक शब्द है? ये है जिज्ञासु, जो जानने की इच्छा रखता हो, जिज्ञासु।
नहीं बोलता है, जैसे टीचर भी लोग बोलते हैं यह बहुत ही जिज्ञासु छात्र, मतलब बहुत हर चीज में ये जानना चाहता है कि ये कैसे होता है, ये क्या होता है। तो जिज्ञासु छात्र टीचर भी सब लोग को बोलते हैं, आप लोग के स्कूल में भी बोलते होंगे कि बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु छात्र है। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 67 नंबर क्वेश्चन है, बहुत परिश्रम करना के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है? जैसे होता है आग बबूला होना, तो ये तो हो गया, गुस्सा हो गया। आकाश पाताल एक करना, मतलब बहुत परिश्रम कर रहा है यार, धरती आकाश सब एक कर दिया। घर में भी बोलते हैं कि बहुत परिश्रम कर रहा है, आकाश पाताल एक कर दिया एक। तो ये हो गया आकाश पाताल का एक करना, ये बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहा है, इसका मतलब आकाश को छूना मतलब एक अच्छे मुकाम पे हासिल कर लिया। आग में घी डालना मतलब क्रोध को भड़काना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे। संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं? संज्ञा पदबंध। संज्ञा का कार्य करने वाले पद समूह को, संज्ञा का कार्य करने वाले तो संज्ञा पदबंध बोलते हैं। ठीक है, 69 नंबर क्वेश्चन है, जल का अर्थ क्या होता है? प्रतिष्ठा। जल का अर्थ यहाँ पे होता है प्रतिष्ठा, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रतिष्ठा। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये हमारा 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम लोग डिस्कस करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न में होता है ना, 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया। तो लघु उत्तरीय प्रश्न अब हम लोग कवर अप करेंगे, एंड उसके बाद फिर हम लोग कवर अप करने वाले दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, सारा क्वेश्चन आज मैं कवर अप करने वाला हूँ। ज्यादा नहीं, मतलब आधे घंटे का ये वीडियो होने वाला है, आधा घंटा 40 मिनट के लगभग में। तो इस वीडियो में क्या है कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, आइडिया का एक 100% गारंटी है कि आप एक अच्छे मार्क्स से इस एग्जाम में पास होने वाले हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न कवर अप करने वाले हैं। चलिए तो देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? तो लेखक जो है भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता है? मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था, उसमें जो कहानीकार है वो क्या बताना चाहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की नई चमकती काली गाड़ी को केवल छूने भर के तथाकथित अपराध के लिए मदन शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास है। लेखक, ये सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्योंकि इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ कि ज्यादा लंबा वीडियो भी ना हो और आप लोग को एक आइडिया भी मिल जाए कि क्या क्या आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। का आंसर हो जाएगा, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक, यानी कि नव आगंतुक अन्वेषकों, पर्यटकों एवं अधिकारियों को कहा है। लेखक ने नया सिकंदर किसको कहा है? भारत को समझने, जानने और संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु जो आने वाले पर्यटक है, अन्वेषक है, अधिकारी है, उनको कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीयता को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अतिशयोक्ति नहीं है, यह उचित है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है? इसका आंसर हो जाएगा, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए, यानी कि मनुष्य जो है हमेशा सभ्य होने के लिए प्रयासरत रहता है कि हम कैसे सभ्य दिखें। प्रारंभिक काल में मानव एवं पशु एक समान थे, तो पहले था मानव और पशु एक समान था ही। नाखून अस्तर थे, पता ही है कि पहले जो हम लोग आदि मानव थे, तो आदि मानव में क्या था, बाल बड़ा बड़ा था, नाखून बड़ा बड़ा था। तो उसको सभ्य बनाने के लिए एक मनुष्य का जो एक क्या बोलते हैं,
मनुष्य का जो एक पैटर्न जो अभी बन गया है ना, कि किस तरीके से आपको सभ्य दिखना है, क्या करना है, नाखून काटना है, बाल काटना है, अच्छे कपड़े पहनना है, साफ कपड़े पहनना है। तो ये मनुष्य के पारदर्शिता को दर्शाता है। ये मनुष्य को दर्शाता है कि हाँ, मनुष्य जो है एक सभ्य होने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहा है। इसका आंसर है, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, मनुष्य पशु से भिन्न होता है। मतलब पहले हम लोग मनुष्य और पशु एक समान ही था, लेकिन जैसे जैसे मानवीय विकास की धारा अग्रसर होती गई, उसी प्रकार से मनुष्य पशु से भिन्न होता गया। उसके अस्त्र शस्त्र मतलब अस्त्र और शस्त्र, आहार विहार, सभ्यता संस्कृति में निरंतर नवीनता आती है। यह पुरानी जीवन शैली को, क्योंकि वो जो पुरानी जीवन शैली है उसको परिवर्तित कर दिया। जो नाखून अस्त्र थे उसे अब सौंदर्य का रूप देने लगे। तो पहले जो आदि मानव थे तो नाखून क्या थे, वो एक अस्त्र का रूप में काम करता था, लेकिन अब उसको क्या करने लगा, नाखून को सौंदर्य के रूप में देखा जाने लगा। इसमें नयापन लाने के लिए इसे संवारने एवं पशु से भिन्न दिखने हेतु नाखूनों को मनुष्य बार बार काटता है। ठीक है, ठीक है। तो पांचवा क्वेश्चन है, नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या जानकारी देता है? इसका आंसर हो जाएगा, नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद होता है। एक मतभेद के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने पहले पहल नागरी लिपि का इस्तेमाल किया, इसलिए इसका नाम नागरी पड़ा। एक दूसरे मत के अनुसार बाकी नगर सिर्फ नगर है, परंतु काशी देवनगरी, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी। ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि यदि मैं न मरता तो शायद वह न जाता, की व्याख्या की। इसका क्या व्याख्या हो? इसका उत्तर हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के सशक्त कथाकार अमरकांत के द्वारा रचित बहादुर नामक शीर्षक से उद्धृत। यहाँ बहादुर के भागने पर लेखक के पश्चाताप में एक अजीब सी लघुता का अनुभव कराया गया है। ठीक है, अनुभव कराया गया है। इस गद्यांश से पता चलता है कि बहादुर को भगाने में लेखक की भूमिका अधिक कार्य कर रही है। घर के सभी सदस्य बहादुर को तिरस्कृत और प्रताड़ित कर रहे थे। केवल लेखक ही उसे प्यार और ममता का भाव रखते। बहादुर लेखक की सहानुभूति के आधार पर ही अभी तक उस घर में उपस्थित था, लेकिन जब एक दिन लेखक ने भी उसकी मारपीट की तो वह अंतःकरण से करा उठा और बर्दाश्त करने की क्षमता नष्ट हो गई, जिससे वह घर से भाग गया। मतलब सीधा सीधी एक लेखक इसीलिए कहते हैं कि भाई बहादुर जो था उसको सिर्फ लेखक ही थे जो कि घर में सब लोगों से ज्यादा मानते थे। मतलब एक कहानी है कि जैसे घर में बहादुर एक नौकर था, उसको सब लोग घर में सबसे ज्यादा मानने वाला जो व्यक्ति था वो लेखक खुद थे। लेकिन इसलिए वो बोलते हैं कि यदि मैं नहीं मारता उसको तो वह नहीं जाता। ठीक है, ठीक है। तो चलते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। इसको व्याख्या। तो प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के, मतलब वहाँ पे जो लिखना है ना, अगर ये जो लाइन है ना, ये लाइन अगर आप लिख दोगे ना वहाँ पे, तो मतलब एग्जाम में तो लगता है कि नहीं, बच्चे के अंदर ना एक लिखने की कला है कि किसी भी वर्ड को किस तरीके से सजाना है, कैसे लिखना है। वो लिखने से क्या होता है कि जो हिंदी क्वेश्चन हिंदी का जो पेपर जांचने वाला जो टीचर होता है, वो समझता है कि नहीं बहुत अच्छा से इसने लिखा है। तो नंबर भी हिंदी में क्या होता है, एक एक चीज का देखा जाता है कि आप किस तरीके से वर्ड को सजा रहे हो, कैसे लिख रहे हो, आकार, हर्षिकार, कॉमा, फुल स्टॉप, सारा कुछ देखा जाता है, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर है। ठीक है, इसमें ये लिखा गया कि प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रमुख कथाकार अमरकांत द्वारा लिखित वही बहादुर से ही लिया गया है। बहादुर शीर्षक से ही अवतरित है। प्रस्तुत अंश में कथा के प्रमुख नायक बहादुर बहादुर की स्वाभाविक निश्चल और निष्कपट हंसी का वर्णन किया है। प्रस्तुत व्याख्यान में लेखक दफ्तर से आने के बाद परिवार के सदस्यों से घर के अनुभव सुनते। बाद में बहादुर की बारी आती। बहादुर कोई बहुत सी मामूली घटना का रिपोर्ट देता। रिपोर्ट देते समय वो बिल्कुल निडर, निसंकोच और स्वाभाविक हो जाता। उसे लगता कि मैं साहब को बहुत मजेदार बात सुना। बात सुनाते समय अंदर ही अंदर इतना आनंदित होता कि वो हंसने लगता था।
उसकी हंसी इतनी कोमल और मीठी थी जैसे कि फूल की पंखुड़ियां बिखर गई। तो ये उसका व्याख्या है। इस तरीके से इसका आंसर लिखा है। ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किन के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है और क्यों? जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि साहित्य की परंपरा से प्रगतिशील आलोचना का ज्ञान होता है, जिससे साहित्य की धारा को मोड़कर नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? नदी और कविता में लेखक क्या समानता पाता है? इसका आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार नदी सदियों से हमारे साथ रही है, उसी प्रकार कविता भी मानव की जीवन संगिनी रही। नदी में विभिन्न जगहों से जल आकर मिलते हैं और वह प्रवाहित होकर सागर में समाहित होते रहते हैं। हर दिन सागर में समाहित होने के बावजूद उसमें जल का टोटा नहीं पड़ता। कविता में भी विभिन्न विडंबनाएं, शब्द भंगिमा, जीवन छवियां और प्रकृतियां आकर मिलती और सदाकार होती रहती। जैसे नदी जल रिक्त नहीं होती, वैसे ही कविता शब्द रिक्त नहीं होती। इस प्रकार नदी और कविता में लेखक अनेक समानता पाते हैं। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि पिताजी किससे नाराज थे और क्यों? पिताजी नरेन से नाराज थे, क्योंकि इसका जो आंसर होगा कि पिताजी नरेन से नाराज थे क्योंकि बच्चों मछलियों के चलते स्वयं परेशान रहे, साथ ही भग्गू को भी परेशान किया। बच्चे मछली को पालना चाहते थे। कोमल बालमन मछली को कटते देख विहल हो गए और बच्चा एक मछली को लेकर भाग गया। पीछे पीछे भग्गू को भागना पड़ा। छीना झपटी की स्थिति आई। पिताजी इन हरकतों के कारण नाराज हो गए। ठीक है। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि संतों के विरोध का क्या अभिप्राय है? संतु के विरोध का अभिप्राय क्या है? इसका आंसर हो जाएगा, संतु मानवीय गुणों को उजागर करता है। मानव में सेवा, परमार्थ, ममता जैसे गुण विद्यमान होते, परंतु आज मानव अपने आदर्श को भूलकर इन गुणों को त्याग कर स्वार्थ में अंधा होकर विवश और लाचार की मदद में नहीं बल्कि शोषण में लिप्त। मुख्य मछलियों को निर्ममता पूर्वक काटते देख संतु उसकी रक्षा को आतुर हो उठता है और उसे बचाने हेतु झपट कर भग्गू के सामने से मछली को लेकर भाग जाता है। इस विरोध का मतलब है कि आज निस्वार्थ भाव से बेबस, लाचार, शोषित, पीड़ित जनों की रक्षा, उत्थान एवं कल्याण के लिए अग्रसर होना परम आवश्यक है। परम आवश्यक है। ममत्व में धैर्य टूट जाता है। सभी प्राणी में अपनी परछाई दिखनी चाहिए। ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। एक बार पढ़ लेना, एक बार पढ़ लोगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। ऐसा नहीं कि वर्ड टू वर्ड लिखना है, एक एक शब्द एज इट इज उतारना है, नहीं। आप अपने तरीके से लिखना, बट एक बार पढ़ लोगे तो आपको एक आइडिया मिले। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है, एक बार पढ़ लोगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि याद करना, याद करने वाली चीज नहीं है। एक कहानी टाइप का है। जैसे आप कहानी सुनते हो दादी से या मम्मी से, कुछ कहानी सुनाते होंगे आपको, कोई मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, तो उसी तरह से इसको भी एक कहानी के रूप में पढ़ा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछल कर नीचे आ जाती। इस सप्रश्न की व्याख्या की। इसका जो आंसर हो जाएगा, प्रस्तुत पंक्ति विनोद कुमार शुक्ल के मछली शीर्षक की है। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चों की मछली की रक्षा के लिए सजगता परिलक्षित है। बच्चे की हार्दिक इच्छा थी कि हम मछली को मरने नहीं दें, बल्कि जीवित अवस्था में रहने के लिए कुआं में डाल दें। इसके लिए हम पिताजी से एक मछली मांगने का इंतजार कर रहे थे। जब तक पिताजी नहीं आ जाते तब तक कुआं में डालना नहीं था, इसलिए उसे बाल्टी में रखना अनिवार्य था। उन्हें डर था कि बाल्टी भरी होगी तो मछलियां बाहर से उनसे कूद जाएंगी, इसलिए भरी बाल्टी आधा करके उन मछलियों को रखा। ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, पाठ के आधार पर बिस्मिल्लाह खां के बचपन का वर्णन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अमीरुद्दीन यानी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां 4 साल की उम्र से ही नाना की शहनाई को सुनते और शहनाई को ढूंढते थे। उन्हें अपने मामा का सानिध्य भी बचपन में शहनाई वादन की कौशल विकास में लाभान्वित किया। 14 साल की उम्र में वे बालाजी के मंदिर में रियाज करने के क्रम में
संगीत साधनारत हुए और आगे चलकर महान कलाकार हुए। ये 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 14 नंबर है कि दूसरी संस्कृति से पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ क्यों जरूरी है। दूसरी संस्कृति जैसे बोला जाता है ना कि दूसरे में गलती ढूंढने से अच्छा है कि पहले आप खुद को सुधार, उसी तरीके से इसमें बोला गया है कि दूसरी की संस्कृति देखने से पहले पहले अपनी संस्कृति की गहरी समझ जरूरी होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरी संस्कृति की समझ और कदर स्वयं अपनी संस्कृति की कदर होने और उसे हजम कर लेने के बाद होनी चाहिए, पहले हरगिज नहीं। क्योंकि संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई नहीं है जितनी हमारी अपनी संस्कृति है। सर्वप्रथम हमें अपनी संस्कृति को जानकर उसमें निहित बातों को अपनाना होगा। इसमें चरित्र निर्माण होगा जो संसार के अन्य संस्कृति से कुछ सीखने की क्षमता प्रदान करे। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यहाँ एक तय दसरों आंक नहीं की व्याख्या करें। यहाँ एक तय दसरों आंक की व्याख्या करें। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुत पंक्ति जो ली गई है वो हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कवि घनानंद द्वारा रचित हाथ सूदी स्नेह को मारा पाठ से उद्धृत है। इसके माध्यम से कवि परमा और प्रयोग को एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम यानी कि प्रेम और प्रयोग यानी कि प्रेम में दो का पह। इसमें बोला गया है कि इसके माध्यम से कवि परमा और प्रयोग को एकाकार करते हुए कहते हैं कि प्रेम में दो का पह अलग अलग नहीं रहते बल्कि दोनों मिलकर एक रूप में स्थित हो जाते हैं। प्रेमी निश्चल भाव से सर्वस्व समर्पण की भावना रखता है और तुलनात्मक अपेक्षा नहीं करता है, मात्र देता है, बदले में कुछ लेने की आशा नहीं करता है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हक है सुजान सुनो, यहाँ अर्थात मेरे प्रेम में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, मेरे हृदय में मात्र तुम्हारा ही चित्र अंकित। ये हो गया इसका करेक्ट। 16 नंबर क्वेश्चन है नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, अथवा नेताओं के बारे में कविवर प्रेमधन की क्या राय है। तो इसका आंसर हो जाएगा आज देश के नेता देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परिचित करने लगे। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित हुए। कवि कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभलती अर्थात अपने देश के वेशभूषा को धारण करने में संकोच करते हैं, वे देश की व्यवस्था देखने में कितना सक्षम है। यह संदेह का विषय हो जाता है कि जिस नेता में स्वदेशी भावना रची बसी नहीं है, अपने देश की मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती। ऐसे नेताओं से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव। सही बात। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत माता शीर्षक कविता में पंत जी ने भारतीयों को कैसा चित्र खींचा। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुत कविता में कवि ने दर्शाया है कि परतंत्र भारत की स्थिति दयनीय हो गई थी। परतंत्र भारतवासियों को नंगे बदन भूखे रहना पड़ता है। यहाँ की 30 करोड़ जनता शोषित पीड़ित मूर्ख सब शिक्षित निर्धन एवं वृक्षों के नीचे निवास करने वाले। तो उनको उन्होंने बताया है कि 30 करोड़ की जो जनता थी वो शोषित पीड़ित थी, मूर्ख थी, असभ्य थी, अशिक्षित थी और वृक्षों के नीचे निवास करने वाली थी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन और वे कहाँ मिले। इसका आंसर हो जाएगा कवि ने भारतीय प्रजा जो खून पसीना बहाकर देश हित का कार्य करती है, जिसके बल पर देश में सुख संपदा स्थापित होता है, किसान मजदूर जो स्वयं आहूत होकर देश को सुखी बनाते हैं, वो आज का देवता। यानी कि आज के देवता कौन है, किसान मजदूर और जो स्वयं की आहुति देकर देश को सुखी बनाते, वो है आज का देवता। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव सौंदर्य स्पष्ट कर। धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाती लगी। इसका आंसर हो जाएगा कि कवि ने इन पंक्तियों में एक बूढ़ा वृक्ष को युगों युगों का प्रहरी मानते हुए सभ्यता संस्कृति की रक्षा हेतु
मानव को जगाने का प्रयास किया है। कवि की कल्पना ने वृक्ष को अभिभावक, चौकीदार, पहरुआ के रूप में चित्रित कर मानवीयता प्रदान किया है। इसमें वृक्ष की चेतनता, कर्तव्यनिष्ठता एवं आत्मीयता दर्शाई गई है। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या करें। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण, लाउड स्पीकर। प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखित हमारी लील से ली गई। इस अंश में कवि ने उन लोगों का चित्र खींचा है जो गरीब बस्तियों में जाकर अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थपरक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं, केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं। नेता, पूंजीपति एवं अत्याचारी ये सभी गरीबों की आंतरिक व्यथा से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। तो ये हो गया करेक्ट आंसर। ठीक है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ज्यादा 10 है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 10 है, लघु उत्तरीय प्रश्न 20 था और ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था और यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो था वो 70, 20 और 10 टोटल 100 क्वेश्चन था। तो ये पहला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि 20 के दांत कहानी का सारांश। तो 20 के दांत जो है कहानी का सारांश आज हम लोगों ने लिखा है, जो कि और करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेन साहब को अपनी कार पर बड़ा नाज, घर में कोई ऐसा न था जो गाड़ी तक बिना इजाजत फटे। पांचों लड़कियां माता पिता का कहना अक्षरशः पालन करती, किंतु बुढ़ापे में उत्पन्न खोखा पर घर का कोई नियम लागू न होता। अतः गाड़ी को खतरा था, तो इसी खोखा अर्थात काश से सेन साहब अपने लाडले को इंजीनियर बनाना चाहते। ये बड़ी शान से मित्रों से अपने बेटे की काबिलियत की चर्चा करते। एक दिन मित्रों की गप वो और काश के गुणगान से उठे ही थे कि बाहर गुल गपारा खुल निकले तो देखा कि गिरधारी की पत्नी से सोकर उलझ रहा है और उसका बेटा मदन सोकर पर झपट रहा है। सोकर ने कहा कि मदन गाड़ी छू रहा था और मना करने पर उथम मचा रहा है। सेन साहब ने मदन को चेतावनी दी और अपने किरानी गिरधर को बुलाकर डांटा और बोला कि अपने बेटे को संभालो। घर आकर गिरधारी ने मदन को खूब पीटा। दूसरे दिन बगल वाली गली में मदन दोस्तों के साथ लट्टू खेल रहा। कासू भी खेलने को चल गया, किंतु मदन ने लट्टू देने से इनकार कर दिया। कासू की आदत तो बिगड़ी थी, बस हाथ चला दिया। मदन भी पीड़ पड़ा और मार मार के कांच के दांत तोड़ दिए। देर रात मदन घर आया तो सुना कि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से निकाल दिया है और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दे दिया है। मदन के पैर से लोटा लुढ़क गया। आवाज सुनकर उसके माता पिता निकल आए। मदन मार खाने को तैयार हो गया। गिरधारी उसकी ओर तेजी से बढ़ा, किंतु सहसा उसका चेहरा बदल गया। मतलब अचानक से जो है उसका चेहरा बदल गया। उसने मदन को गोद में उठा लिया और बोला, शाबाश बेटा, एक मैं और एक तू है जो खोखा के दो दांत तोड़ डाले। इस प्रकार हम देखते हैं कि कहानीकार ने जिसके दांत उच्च वर्ग के सेन साहब की महत्वाकांक्षा, सफेद पोथी के भीतर लड़के लड़कियों में विभेद भावना, नौकरी पेशा वाले गिरधारी की हीन भावना और उसके बीच अन्याय का प्रतिकार करने वाले बहादुरी और साहस के प्रति प्यार और श्रद्धा को प्रस्तुत करते हुए प्यार दुलार के परिणामों को बखूबी दर्शाया। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा इसमें क्या है कि जहाँ तहाँ मतलब ये जो लिखा गया है टाइपिंग एरर हो गया है, हिंदी लिखा गया है, हिंदी में थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। क्योंकि कहानी है तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, बट फिर भी एक बार आप इसको अपने अनुसार से पढ़ लीजिएगा। जहाँ एरर है वहाँ आप अपने अनुसार से इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़ते, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देते, इसकी व्याख्या। तो जो प्रस्तुत पंक्ति है हिंदी पाठ्य पुस्तक के ललित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से ली गई। इस पंक्ति के माध्यम से निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाखून बढ़ाना
पार्श्विक प्रवृत्ति और काटना मानवीय प्रवृत्ति का अत्यंत लाक्षणिक और स्वाभाविक रूप में वर्णन किया। निबंधकार यहाँ मनोवैज्ञानिक रूप का अंश भी प्रस्तुत करते हैं। यह स्पष्ट है कि मनुष्य वर्तमान परिवेश में बौद्धिकता का महानतम स्वरूप है, सभ्यता और संस्कृति के सोपान पर हमेशा अग्रसर, दिनों दिन पार्श्विक प्रवृत्ति को समाप्त करने में अपनी ईमानदारी का परिचय दे रहा है। इस आधार पर लेखक को विश्वास है कि यदि नाखून बढ़ते हैं तो मनुष्य उन्हें निश्चित रूप से बढ़ने नहीं, अर्थात पार्श्विक प्रवृत्ति का लक्षण जो ही दिखाई पड़ता है मनुष्य से काट। यह आशावादी विचारधारा लेखक को एक सुसंस्कृत और सभ्य समाज स्थापित करने में सहायक स्थापित होने में सहायक। ठीक है, ये हो गया इसका करेक्टर। चलिए देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। निबंध के आधार पर कालक्रम से नगरीय लेखों से इसका जो आंसर है, निबंध के आधार पर कालक्रम से नगरीय लेखों से संबंधित प्रमाण इस प्रकार मिलते हैं। 11वीं सदी में राजेंद्र जैसे प्रतापी चेर राजाओं के सिक्कों के नागर अक्षर देखे गए। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में। दक्षिण से प्राप्त बरगुन की पलयम ताम्रपत्र भी नागरी लिपि में 9वीं सदी की। 1000 ईस्वी के आसपास मालवा नगर में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। विक्रमादित्य के समय पटना में देवनागरी का प्रयोग मिलता है। ईसा की 8वीं से 11वीं सदियों में नागरी लिपि पूरे भारत में व्याप्त थी। 8वीं सदी में दोहा कोस की तिब्बत से जो हस्तलिपि मिली है वह नागरी लिपि में। 754 ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का दानपत्र नागरी लिपि में प्राप्त। 850 ईस्वी में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य के गणित सार संग्रह की रचना मिलती जो नागरी लिपि में। मैं तो ये हो ठीक है। चौथा क्वेश्चन है कि मैं तो बेचारा शिष्य को उस नाचने वाले का व्याख्या की। इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तुत व्याख्यायी पंक्ति हिंदी पाठ्यपुस्तक के जिस में लेखकों पुस्तक से ली गई। यह शीर्षक हिंदी साहित्य की साक्षात्कार विधा है। इसमें भारतीय कथक के महानतम नायक बिरजू महाराज स्वयं अपने मुखारबिंद से कथक के प्रति अपने समर्पण की भावना का वर्णन किया। प्रस्तुत व्यक्ति ने प्रस्तुत पंक्ति में साक्षात्कार के दरमियान अपने कथक के निष्ठा, समर्पण एवं अंतर्बोध की प्रामाणिकता को उजागर किया। उनकी दृष्टि में लाखों लोग उनके आशिक हैं, लेकिन बिरजू महाराज का स्वीकार करना है कि लाखों लोग मेरे हाड़ मांस की बनी शरीर को फिदा नहीं है, बल्कि मेरे जो आशिक है वो मेरे व्यक्तित्व अर्थात नाथ के प्रति। मैं भी तो नाथ के कारण ही लोगों के बीच दर्शन का पाता। आशिक किसी का व्यक्ति आशिक जो है वो किसी व्यक्ति का कोई नहीं है, बल्कि उसके आंतरिक व्यक्तित्व के प्रति होता है। मेरा नाथ तो एक व्यक्ति है जिसमें व्यक्तित्व की गरिमा भरी है। उसी नाचरूपी व्यक्ति का मैं भी सहायक। मैं तो उसे केवल सहयोग करता हूँ। मूल रूप से मेरा आंतरिक व्यक्तित्व ही मुझे नचाकर लोगों को आशिक बनाया। ठीक है, अब चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन। राम नाम बिनु बिस्थे जगी जनमा और जो नर दुख में दुख नहीं मान। कविता का सारांश। ये एक कविता का लाइन दिया था और बोला गया है इस कविता का सारांश। इसका जो सारांश है वो हम लोग लिखते हैं और पढ़ते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, पाठ्य पुस्तक में गुरु नानक के 2 पद संग्रह, राम नाम बिन बिस्थे जगी जनमा और जो नर दुख में दुख नहीं मान। प्रथम पद में गुरु नानक ने बाहरी वेशभूषा, पूजा पाठ और कर्म कांड के आधार पर निश्चल निर्मल हृदय से राम नाम के कीर्तन पर जोर दिया है। गुरु नानक ऐसा मानते हैं कि राम नाम कीर्तन से ही व्यक्ति को स्थायी शांति मिल सकती है और उसके सारे सांसारिक दुख दर्द मिट सकते हैं। दूसरे पद में गुरु नानक ने कहा है कि सुख दुख हर्ष विषाद आदि में एक समान उदासीन रहते हुए अपने अपने मानसिक दुर्गुणों से ऊपर उठकर अंतःकरण को विश्व शुद्ध और निर्मल रखना चाहिए, क्योंकि इस स्थिति में गोविंद से एकाकार होने की संभावना रहती है।
गुरु नानक कहते हैं कि राम नाम के बिना इस संसार में जन्म होना व्यर्थ। राम नाम के बिना हम विष खाते हैं और विष ही बोलते हैं, अर्थात राम नाम के बिना हमारा खाना जहर के समान होता है और हमारी वाणी जहर के समान होती है। पूर्व तक पढ़ने, शास्त्रों पर चर्चा करने और संध्याकालीन उपासना करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। राम नाम के बिना हम विभिन्न जंजालों में उलझकर मर जाते हैं। जीवन में स्थायी शांति धार्मिक बाह्य आडंबरों और तीर्थाटन करने से नहीं प्राप्त होती, राम नाम के जपने से ही प्राप्त होती। भव सागर पार करने का सबसे सुगम मार्ग है राम नाम का जप करना। गुरु नानक कहते हैं कि जो नर दुख में दुख नहीं मानता, सुख दुख में जो उदासीन रहता है, प्रीति और भय जिसके लिए एक समान है, सोना और मिट्टी में जो दुख नहीं करता, हर्ष और शोक जिसके लिए पृथक पृथक नहीं है, वह नर गुरु की कृपा प्राप्त करता है और उसे ही प्रभु के सानिध्य का सुख मिलता है। बहुत ही सही, अच्छा वर्णन किया गया जो हम लोगों ने तैयार किया है। छठा नंबर क्वेश्चन है, एक दिन सहसा या सूरज निकला की व्याख्या की। प्रस्तुत पद्यांश, इसका जो आंसर होगा, प्रस्तुत पद्यांश सिंधी प्रयोगवादी विचारधारा के महान प्रवर्तक कवि अकेले द्वारा लिखित हिरोशिमा नामक शीर्षक से अवतरित। प्रस्तुत अंश में हिरोशिमा में हुए बम विस्फोट के बाद दुष्परिणाम का जो अंश उपस्थित हुआ है, इसी का मार्मिक चित्रण। कवि कहना चाहते हैं कि जब हिरोशिमा में आणविक आयुध का प्रयोग हुआ, उस समय प्रकृति के सातों तत्व ही कुंठित हो गए। सूरज जैसा ब्रह्मांड का शक्ति संपन्न तत्व भी अपनी प्रचंडता को झुठला दिया। बम विस्फोट से निकलने वाली ज्वाला प्रकृति के सूरज को भी कई दिनों तक उगने से अवरुद्ध कर दिया। जबकि प्रकृति का सूरज अंतरिक्ष से निकलता है, लेकिन बम रूपी सूरज धरती को फोड़कर केवल हिरोशिमा के चौक में निकला। प्रकृति का सूरज प्राणदाता के रूप में अवतरित होता है, लेकिन आणविक सूरज प्राण लेने वाला सूरज के रूप में सही ज्ञान। ठीक है। 7वां नंबर क्वेश्चन की कवियत्री अनामिका की अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखें। इसका आंसर हो जाएगा कि अबोध बालक हिंदी वर्णमाला के अक्षर पाटी पर यानी स्लेट पर साधने चला। वह क लिखता है, पर उसका क निर्धारित स्थान की सीमा का उल्लंघन करता है, वो चौखटे में नहीं आता। इसे बताया गया है कि क से कबूतर होता है, उसका स्थान क लिखते समय कबूतर पर होता है, उसका क रेखा के इधर उधर खुदक जाता है। ख के साथ भी यही होता है, वह जानता है कि क से खरा होता है, ख लिखते समय उसका ध्यान ख से ज्यादा खरा पर होता है, परिणाम स्वरूप उसका ख रेखा से उतर जाता है। वह अबोध बालक ग भी ठीक से नहीं लिख पाता, उस ग टूटे हुए गमले से इधर उधर बिखर जाता है। घड़ा जैसे लुढ़कता है, ठीक उसी तरह उस बालक का घ भी लुढ़कता हुआ सा दिखता है। रेखाओं के बीच वह घ सही सही नहीं बैठ पाता। अड़ लिखते समय तो वह बहुत परेशान हो जाता है। वो अड़ को दो हिस्सों में बांटता है, ड और ढ के बगल में लगने वाला बिंदु। ड उसे माँ की तरह दिखाई पड़ता है और बगल का बिंदु माँ की गोद में बैठे हुए बेटे की तरह। माँ और बेटे को एक साथ साधने में अपने को असमर्थ पाता है। वह अड़ लिखने की कोशिश करता है, पर वह हर बार असफल हो जाता है। अपनी विफलता के कारण उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बालक इन सजग निश्चल आंसू की बूंदों पर कभी भी टिप्पणी करती है कि पहली विफलता पर चल के ये आंसू हुई है, तो शायद प्रथमाक्षर सृष्टि की विकास कथा विफलता पर छलकते हुए आंसू के प्रथमाक्षर से लिखी गई, शायद। ठीक है, ये इसका आंसर अक्षर ज्ञान। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि कवि रेनर मारिया रिल्के रचित कविता मेरे बिना तुम प्रभु का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत। जो आंसर होगा, भक्त कवि रिल्के अपने प्रभु से कहता है कि प्रभु, जब मेरा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तब तुम क्या करोगे? मैं ही तुम्हारा जलपात्र हूँ, मैं ही तुम्हारी मदिरा हूँ। जलपात्र टूटकर बिखर जाएगा और मदिरा सूख जाएगी और स्वाधीन हो जाएगी, तब प्रभु तुम क्या करोगे? कवि अपने प्रभु से कहता है कि मैं तुम्हारा देश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मैं ही तुम्हारे होने के कारण हूँ। तुम मुझे खोकर अपने अर्थ खो बैठे, मेरे अभाव में तुम गृहविहीन हो जाओगे। जब तुम निर्वासित सा अपना जीवन बिताओगे, तब तुम्हारा स्वागत कौन करे?
प्रभु मैं तुम्हारे चरणों की पादुका, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाए, तुम्हारे पैर लहूलुहान हो जाए, तुम्हारे पैर मेरे कहीं भ्रांत दिशा में भटक जाए। कवि अपने आराध्य से कहता है कि जब मेरा सिर ही नहीं रहेगा तब तुम्हारा शानदार लवाद गिर जाएगा। तुम्हारी सारी शान मेरे होने पर ही निर्भर है। मैं नहीं रहूंगा तो तुम्हारी कृपा दृष्टि को सुख कहाँ से नसीब। दूर की चट्टानों की ठंडी गाद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख तुम्हें मेरे नहीं रहने पर कैसे प्राप्त। कभी अपनी आशंका व्यक्त करता हुआ कहता है कि मेरे बिना प्रभु शायद ही कुछ ही कर सकते। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि दही वाली मंगम्मा कहानी का सारांश प्रस्तुत कीजिए। मंगम्मा अबलूर के, इसका आंसर होगा मंगम्मा अबलूर के समीप वेंकटपुर की रहने वाली थी और रोज दही बेचने बेंगलुरु आती थी। मंगम्मा का पति नहीं था और बेटा वो से गृह कलह के कारण अलग हो गई थी। मतलब घर में कलेश होता था, इसके लिए प्रत्यक्ष में तो झगड़े का कारण पोते की पिटाई थी, किंतु मूल रूप में सास बहू के अधिकार संबंधी इच्छा थी। औरत को अकेली जानकर कुछ अवांछित तत्व के लोग उसके धन और प्रतिष्ठा पर विवाद उठाते। रंगरप्पा भी ऐसा ही किया। इसे बहू की पैनी निगाहों ने ताड़ लिया। उसने पोते को उसके सामने भेजने का एक नाटक किया। अब मंगम्मा पोते के लिए मिठाई भी बाजार से खरीद कर ले जाने लगी। एक दिन कौवे ने उसके माथे से मिठाई का दोना ले उड़ा। अंधविश्वास के कारण मंगम्मा भयभीत हो उठी। बहू के द्वारा नाटकीय ढंग से पोते को दादी के पास भेजने का बहू का मंत्र बड़ा कारगर हुआ। दूरी बढ़ने से भी प्रेम बढ़ता है, मानसिक तनाव घटता है। हुआ भी ऐसा है। मंगम्मा को भी बहू में सौहार्दी सौहार्द, बेटे और पोते में स्नेह नजर आने लगे। बड़े बूढ़ों ने भी समझाया। बहू ने मंगम्मा का काम अपने जिम्मे ले लिया। बहू ने बड़ी कुशलता से पुनः परिवार में शांति स्थापित कर लिया और पूर्ववत रहने लगी। ये है इनका दही वाली मंगम्मा का सार। 10 नंबर क्वेश्चन है कि ढहते विश्वास कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। ढहते विश्वास का आंसर हो जाएगा। लक्ष्मी वर्षा की निरंतरता में भीषण बाढ़ आने की बात सोचकर दुखी हो रही थी। उसके पति लक्ष्मण कलकत्ता की नौकरी में कुछ पैसे भेज देता था और स्वयं तहसीलदार का शिक्षित काम करके बच्चों के साथ अपना भरण पोषण कर रही थी। भूमि की छोटा टुकड़ा तो प्रकृति प्रकोप से ही तबाह रहता है। कटक में लौटा गुण निधि महानदी में इस बांध की सुरक्षा के लिए गांव के युवकों को स्वयंसेवी दल बनाकर बांध की सुरक्षा में सब संलग्न थे। लक्ष्मी भी बड़े लड़के को बांध पर भेजकर 2 लड़कियां और 1 साल के लड़का के साथ घर पर है। लक्ष्मी भी पूर्व के आधार पर कुछ चूड़ा बर्तन कपड़ा संग्रह कर लिया। गाय बकरियों के पगा खोल दिया। अच्युत तो बांध पर ही जूझ रहा था। बाढ़ आ गई और शोर मच गया। गुलनिधि काम में जुटा था। लोगों में जोश भर रहा था और लोगों की ऊंचे पर ऊंचाई पर जाने का निर्देश भी दे रहा था। सब लोगों का विश्वास आशंका में बदल गया। लोग कांपते पैरों से टीले की ओर भागे। स्कूलों में भर गए, मतलब पानी जो है स्कूल में भर गया। देवी स्थान भी भर गया। लोग हताश थे। अब तो केवल माँ चंडेश्वरी का ही भरोसा है। लक्ष्मी भी अच्युत की आशा छोड़कर जैसे तैसे बच्चों को लेकर भाग रही थी, क्योंकि बाढ़ वृक्ष घर सबों को जल्दी जल्दी लील रही थी। शिव मंदिर के समीप पानी के बहाव इतना बढ़ गया कि लक्ष्मी बरगद की जटा में लटक कर पेड़ पर चढ़ गई। वह बेहोश हो गई। कोई किसी की पुकार सुनने वाला नहीं। टीले पर लोग अपने को खोज रहे थे। स्कूल भी डूब चुका था। अतः लोग कमर भर पानी में किसी प्रकार खड़े थे। लक्ष्मी को होश आने पर उसका छोटा लड़का लापता था। वह रोज चिल्ला रही थी, पर सुनने वाला कौन था। लोगों का विश्वास देवी देवताओं पर से भी उठ गया, क्योंकि इन पर बार बार विश्वास करके लोग मात्र ठगे जाते हैं। लक्ष्मी ने पुनः पीछे देखा, पर उसके दृष्टि शून्य थी। फिर भी एक शिशु शव को उसने पेड़ के तने पर से उठा लिया और सीने से खींच लिया, यद्यपि वह उसका पुत्र का शव नहीं था। ठीक है, तो ये हो गया इसका कैरेक्टर। तो ये था हमारा ओवरऑल लाइक की हिंदी का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें कवर अप कर दिया, जिसमें कि 70 क्वेश्चन जो था ऑब्जेक्टिव का था और 20 क्वेश्चन लघु उत्तरीय और 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो है मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि
मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2025 के एग्जाम में आने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार कम से कम आप देख लीजिएगा तो आपको एक एग्जाम में नजर आ जाएगा, आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ा। ऐसा नहीं कि याद करना, एक बार पढ़ लेना है, देख, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड नेक्स्ट वीडियो आपका मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा। अगर आपका प्यार इस वीडियो के लिए अच्छा रहेगा और अच्छे लाइक्स और अच्छे कमेंट्स आएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो है मैथमेटिक्स के लिए भी मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। ठीक है, धन्यवाद।